बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बि ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 22 और आज हम पढ़ेंगे उसका लेक्चर नंबर 14। लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेट की बात की थी और हमें इस बात का अदराक है, वी हैव द परसेप्शन कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करते हैं। अब हम ये देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स के जीन्स आपस में मिल के कैसे रहते हैं, राइट? वो कैसे मिल के ग्रुप्स बनाते हैं और अगर इनके ग्रुप के अंदर कोई चेंज आ सकती है तो उसकी क्या बेस हो सकती है। इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आप लोगों की बुक में ये दो डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर डिस्कस किया गया है, लेकिन चूंकि ये दोनों टॉपिक आपस में ओवरलैपिंग है और जाहिर है एक सेम टॉपिक की कॉन्टिन्यूटी है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को इकट्ठा पढ़ने का इरादा किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं दुनिया पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की। कि ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? ये ऑर्गेनिज्म माइक्रो हो सकते हैं, मीन्स दे कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These organisms may be the plants and these organisms may be animals, and finally all the time superior creation of God, that is humans, right? अगर आप इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखें तो आपको नजर आएगा, बात को जरा गौर से सुनिएगा, तो आपको नजर आएगा कि एक वायरस में एक छोटा सा स्ट्रैंड होता है डीएनए का या आरएनए का। और अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर आप लोगों को एक ही क्रोमोसोम, सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम उसके न्यूक्लियोइड रीजन में हाईली फोल्डेड फॉर्म में नजर आता है। मैंने क्या बोला अभी? सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम। लेकिन आप बैक्टीरिया के अंदर देखें तो क्या बैक्टीरिया के अंदर हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर नजर आता है? तो आंसर इज नो। बैक्टीरिया इज ऑल्सो अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमें थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर नजर आते हैं। यानी कि अगर आप लोग सिर्फ इसकी सेल वॉल की बात करें तो आपने पढ़ रखा है कि इसकी सेल वॉल कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। आप इसके सेल मेम्ब्रेन के एट्रीब्यूट्स को देखें, आप इसके क्रोमोसोम की अपनी फोल्डिंग के सिर्फ पैटर्न्स को देखें, आपको पता है कि हर चीज कहाँ कोडेड है? डीएनए पर। इसका मतलब ये होगा कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर कोड कर दी गई है या लिख दी गई है। ये सारी की सारी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेट करती हैं, दे आर बेसिकली मेकिंग वन लिंक्ड ग्रुप और फिनोमेना कहलाएगा जीन लिंकेज, राइट? अगर हम वहां से आगे चलते हुए किसके ऊपर आते हैं? डिफरेंट प्लांट्स के पास आते हैं। तो कि प्लांट्स के अंदर भी क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए ही है। और उस पर्टिकुलर डीएनए को अगर देखा जाए तो उसके अंदर प्लांट्स के सारे एट्रीब्यूट्स लिख दिए गए हैं। आप जितने भी फल खाते हो, हर फल का जायका दूसरे से मुख्तलिफ है, हर फल का पील कलर दूसरे से मुख्तलिफ है, हर फल की शेप मुख्तलिफ है। तो ये सारी की सारी चीजें भी कहाँ लिख दी गई हैं? जाहिर है क्रोमोसोम के ऊपर लिख दी गई हैं। और क्रोमोसोम्स डेफिनेटली कम हैं और इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर आप कुदरत के एक और शाहकार की बात करो, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ये एक छोटी सी फ्रूट फ्लाई जिसका बहुत दफा आप लोगों से जिक्र भी हुआ है। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जो आप में मौजूद हैं। आईज इसके पास है, स्मेल करने की सेंस इसके पास है, ब्यूटीफुल विंग्स इसके पास हैं, ऑल बायोलॉजिकल सिस्टम्स इसके पास हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ 8 है। अब आते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हम अल्लाह ताला की सुप्रीम क्रिएशन की तरफ आते हैं। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि अगर आप लोग सिर्फ अपनी आई की ही बात करें तो हमारे पास देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, दोज आर एसोसिएटेड विद योर आईज, सेम विद योर नोज, सेम विद योर ईयर्स। हर बंदा हर गाने को एक ही ढंग से नहीं सुन रहा है। हर बंदे के अंदर जो ईयर की कंपोजिशन है, टाइप ऑफ न्यूरॉन है, नंबर ऑफ न्यूरल एंडिंग्स है ऑप्टिक नर्व के, वो सारे मुख्तलिफ हैं। हर बंदा अपने लिहाज से गाने को सुनता है
और जब वो उसे दोबारा से गुनगुनाता है तो उसको अपने अंदाज से गुनगुना रहा होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे पास बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं रिगार्डिंग योर टंग, रिगार्डिंग योर किडनीज, रिगार्डिंग योर हार्ट, रिगार्डिंग योर लंग्स, लेकिन ये सारी की सारी 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर कोड कर दी गई। और ये हमारे पास 46 ही क्या है, समझ लें टाइटैनिक से, या मेरे पास 46 क्या हैं, एरोप्लेन से। आपको पता है कि जहां एरोप्लेन जाएगा सारे के सारे पैसेंजर उधर ही जाएंगे। अगर ये वाला एरोप्लेन अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गया तो मुसाफिर भी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता इफ़ दिस इज अ अनलकी यू कैन से एरोप्लेन और दरम्यान में क्रैश हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि परहैप्स 100% लोगों के साथ ही किल हो जाएंगे। यही हाल हमारे जीन्स का है। हमारे जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर सफ़र करते हैं जैसे कि हम एरोप्लेन पे सफ़र करते हैं। तो जहाँ हमारा क्रोमोसोम मूव करेगा वहीं पे ये हमारे सारे के सारे जीन्स भी मूव करेंगे। आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोगों ने ये बात पढ़ रखी है मियोसिस वाले चैप्टर में भी। उससे अलावा हमने जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज भी पढ़ा था कि अगर एक क्रोमोसोम गायब हो जाए या एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए और वो बाकी क्रोमोसोम्स की एक्टिविटी को इंटरफेयर करना शुरू कर दे तो आपको पता है उससे सिंड्रोम्स क्रिएट होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्रोमोसोम का सही नंबर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली दिस थिंग, बल्कि अगर हम देखें तो क्रोमोसोम के ऊपर जो लोसाई हैं उनके ऊपर जीन्स का अपनी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होना भी बहुत ज़रूरी है। जीन्स का इंटरेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, आप ये देखा है डिटेल के साथ। हमने मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स दोनों को बहुत डिटेल से स्टडी किया है। एग्जाम्पल लिखी है आप लोगों की बुक में कि किस तरीके से डिफरेंट जो जीन्स हैं वो आपस में इकट्ठे रहते हैं। तो चूंकि मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुझे आपकी बुक में से ज़रूर पढ़ाना है। तो आप अगर देखें तो आप लोगों के पास 23 पेयर्स हैं किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। हाउ मेनी होमोलोगस क्रोमोसोम्स वी हैव? 23। सो वी हैव 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। और मैंने तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया है। मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्या दी, इंफॉर्मेशन दी कि एक क्रोमोसोम जो आप लोगों को आपके फादर से मिला है, समथिंग लाइक इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड, ये टेट्राड की फॉर्म में होता है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स लाइंग इन योर गॉनेट्स, ठीक है। और ये क्रोमोसोम आपको अपनी ग्रेट मदर से मिला है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो ये वाली क्रोमोसोम क्या है, डाइवेलेंट है या बाइवेलेंट है, टेट्राड है, राइट। बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। वो वाला लिम्ब ऑफ क्रोमोसोम जो एक सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं वो सारे आपस में सिस्टर क्रोमाटिड कहलाते हैं। यानी कि यू कैन से दिस पर्टिकुलर रेड लिम्ब जिसको मैंने पॉइंट किया है, फिर ये वाली लिम्ब, फिर ये वाली लिम्ब, फॉर एग्जांपल ये सारी लिम्ब और ये वाली सारी लिम्ब, ये चारों की चारों इस पर्टिकुलर सेंट्रल पॉइंट से अटैच्ड है, तो ये कहलाएंगी आपस में सिस्टर क्रोमाटिड। यानी कि मुझे अपनी मदर से मिले हुए सारे के सारे क्रोमाटिड्स अगर वो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हैं तो वो क्या कहलाएंगे, मेरे मदर वाले क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड्स। ऑन द अदर हैंड अगर ये वाला क्रोमोसोम मुझे अपने फादर की तरफ से मिला हुआ है तो ये सारे के सारे ब्लू क्रोमाटिड्स जो इस पर्टिकुलर सेंट्रोमियर से अटैच हैं ये फादर के क्रोमोसोम के क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स। लेकिन फादर के सिस्टर क्रोमाटिड्स मदर के सिस्टर क्रोमाटिड्स के ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि सेंट्रोमियर क्या चीज है और नंबर 2 क्रोमाटिड क्या चीज है। फिर उसमें सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या होते हैं, राइट। तो मेरे पास टोटल 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। जितने मेरे पास नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हजरत इंसान में देयर आर 23 लिंकेज ग्रुप्स, 23 लिंकेज ग्रुप्स। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम चलते हैं इससे मजीद आगे क्योंकि हमें फॉलो करना है आपकी बुक को। तो बुक में उसने
दो लिंकेज ग्रुप की एग्जांपल लिखी है. नंबर 1 दैट इज लाइंग ऑन योर एक्स क्रोमोसोम, राइट. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस. One of them is called as color blindness. Other one is called as hemophilia. Hemophilia. And last one is called as gout. Color blindness. इसका मतलब ये है कि हम रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों में से किसी एक रंग को या दो रंग को या तीनों रंगों को नहीं देख सकते. जब मैं वर्ड यूज करता हूं रंग, तो इसका मतलब है कि नॉट ओनली वो वाला कलर, बल्कि जिस रंग में वो कलर शामिल है उसके शेड भी नहीं देख सकते. कलर ब्लाइंडनेस ये होती है. नाउ व्हाट इज हीमोफीलिया? यू नो कि इस पर्टिकुलर डिजीज में ऑर्गेनिज्म का ब्लड फेल टू क्लॉट. और जहां तक ताल्लुक है गाउट का, तो इसमें आपके जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, छोटे जॉइंट्स, इनकी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है एंड दे बिकम वेरी स्टिफ, वेरी रेड एंड यू कैन से मूव प्रॉपर्ली. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन. तो इस सारे के बारे में जो डेफिनेटली हम इस वक्त डिजीज के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि ये सारी की सारी डिजीजेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, इट इज कोडेड ऑन आर क्रोमोसोम नंबर 23. एंड क्रोमोसोम नंबर 23 इन केस ऑफ मेल इज एक्स क्रोमोसोम. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? एक्स क्रोमोसोम. आप लोगों की बुक में एक और एग्जांपल भी कोडेड है, वो ये है मेरे पास कि नंबर 1 इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया, राइट. एंड देन वी हैव ल्यूकीमिया. एंड देन we have albinism. सिकल सेल एनीमिया आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है. बहुत दफा पार्ट 1 से लेकर अब तक हमने सिकल सेल एनीमिया को तो इतना ज्यादा स्टडी किया है कि शायद आपको वैसे ही असबर हो गया होगा. ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया इज बेसिकली ब्लड कैंसर. एंड व्हाट इज एल्बिनिज्म? चिट्टे, यानी कि these organisms they fail to make any pigment in their skin, in their eyes. आपको याद होगा कि हम लोगों ने आप लोगों को इसका इमेज भी दिखाया था. आप भी दोबारा से यादाश्त को ताज़ा करने के लिए हम एल्बिनो ऑर्गेनिज्म का इमेज दोबारा से लगा रहे हैं. सो क्या कोई ऑर्गेनिज्म एल्बिनो हो सकता है? किसी ऑर्गेनिज्म को खुदा न खास्ता ल्यूकीमिया हो सकता है, या किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है. इन सारी की सारी डिजीज को देखें तो वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करती हैं. एंड दैट वेरी क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम नंबर 11. क्रोमोसोम नंबर 11, राइट. इसका मतलब ये होगा कि ब्लड कैंसर या दूसरी टाइप के कैंसर्स दे आर आल्सो इनहेरिटेबल डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया. गॉट द पॉइंट? तो हम बात कर रहे थे कि हमारे क्रोमोसोम नंबर 23 के ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स आपस में एक लिंकेज ग्रुप हैं, और क्रोमोसोम नंबर 11 के ये सारे के सारे डिसऑर्डर आपस में एक लिंकेज ग्रुप है. क्या जीन्स हमेशा आपस में लिंक्ड अप ही रहती हैं या कभी कभी इनमें चेंज भी आ सकती है? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी आप लोगों के साथ कि एक क्रोमोसोम है समथिंग लाइक इट. हम डिस्कस कर लेते हैं. इट इज क्रोमोसोम नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, एंड यू नो they exist in the form of, for example, a tetrad. थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई अभी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. राइट. तो ये आप लोगों के पास एक क्रोमोसोम है और ये आप लोगों के पास एक दूसरा क्रोमोसोम. और ये आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स. फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये फादर का क्रोमोसोम नंबर 11 है तो ये मदर का क्रोमोसोम नंबर 11 है, राइट. तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब इन क्रोमोसोम्स के ऊपर मैंने क्या बोला है कि जितने जीन इसके साथ अटैच हैं, जाहिर है उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलील्स इस क्रोमोसोम के ऊपर अटैच हैं. यूजुअली ऐसा होता है कि ये सारे के सारे जीन दे स्टे टुगेदर, और जो जीन मुझे अपने फादर से मिले हैं नॉर्मली दे टेंड टू स्टे टुगेदर. राइट माय डियर स्टूडेंट्स.
फर्ज कर लेते हैं कि हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, जीन्स के नाम लिख लेते हैं, समथिंग लाइक इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कैपिटल ए और यहाँ पर भी क्या है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, और यहाँ पर है कैपिटल बी और यहाँ पर भी है कैपिटल बी। फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे इसी का एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, स्मॉल ए एंड देन स्मॉल बी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात ये कर रहे हैं कि हम चांसेस दिखना चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट चांस है कि ये आपस में इकट्ठे ही रहेंगे और कितने परसेंट चांस है कि इनके अंदर कोई चेंज आ सकती है। राइट, अब आप लोग क्या करें, आप अपने जहनों को माजी के झरोकों की तरफ लेके जाएं। तो आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ रखा है दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस। राइट, और उस पर्टिकुलर मियोसिस में या मायोसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज थी, इट वॉज प्रोफेज वन। राइट, और आपको ये वाली बात भी याद होगी कि प्रोफेज 1 को हमने फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ था। राइट, फॉर एग्जाम्पल लेप्टोटीन, देन ज़ाइगोटीन, देन पैकेटीन, देन डिप्लोटीन एंड फाइनली डायकिनेसिस। ये जो 5 स्टेजेस थी हमारे पास, इनमें से एक स्टेज पर आप खुद सोचिएगा, इनमें से एक स्टेज के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ था। और वो इंपॉर्टेंट काम मेरे पास क्या था कि इन क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे के साथ अपने आप को अटैच कर लिया था और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेपरेशन सारे का सारा क्रोमोसोम सेपरेट हो गया था, मगर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ये क्रोमोसोम जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, वो क्या हो गए थे, आपस में चिपके रह गए थे। तो वो पॉइंट जहां पे ये अटैच रहे थे उसे हमने नाम क्या दिया था, क्याज़मेटा का। क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स, क्याज़मेटा का। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के गॉनेड में, बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के गॉनेड में क्या प्रेजेंट है, जाहिर है होमोलोगस क्रोमोसोम, जो उसको कहां से मिले हैं, अपने ग्रेट फादर से, अपनी ग्रेट मदर से। If they are carrying out the process of meiosis and they haven't gone under through chiasmata formation, यानी कि वो जिस तरह आए थे अगर वो वैसे ही सेपरेट हो गए, तो इसका मतलब ये है कि नेचर मायोसिस की एक एसेंस, एक रूह को ऑपरेट करने में नाकाम रही है। वो क्या था कि हम जेनेटिक वेरिएशन लेकर आए, और जेनेटिक वेरिएशन आने का तरीका क्या है कि हम इन पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स का ऑर्डर है, जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है, जीन का जो एक, आपने एग्जांपल लेता हूं आप लोगों को, फॉर एग्जांपल आप लोग अगर लेते हैं क्या कार्ड्स, तो कार्ड्स तो वही रहेंगे, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इनके अंदर वेरिएशन आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनकी तरतीब बदलना पड़ेगी। यही काम यहाँ पर है। अगर हम इन पर्टिकुलर जीन्स को देखें या अलील्स को देखें, तो अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर लें तो जाहिर है इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी और एक नई वखरी टाइप का ऑर्गेनिज्म दुनिया में तशरीफ लाएगा। ये मैंने जान के वर्ड बोला ताकि आपको ये बात याद रहे। यानी एक डिफरेंट, एक डिस्टिंक्ट जेनेटिक मेकअप का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, जो जाहिर है अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा, मगर 100% अपने पेरेंट्स का आइडेंटिकल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जैसे पेरेंट्स होंगे बिल्कुल वैसा ही ऑर्गेनिज्म दुनिया में तशरीफ लाएगा, जो कभी नेचर नहीं चाहती। नेचर चाहती है कि हर आने वाली नस्ल का डीएनए पुरानी नस्ल से डिफरेंट हो और सुपरबली फिट हो टू फेस द अपकमिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस। राइट, अगर मैं उस डीएनए को लेके आऊं जो शायद आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने का डीएनए हो या उसके बाद के ज़माने का डीएनए हो, तो माइट बी वो डीएनए इतना ओल्ड हो कि वो इस डायनामिक दौर में स्टे ही ना कर पाए। तो नेचर क्या कर रही है, नेचर कॉन्स्टेंटली डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है बाय रिशफलिंग द जीन्स। राइट, तो जब हम जीन्स को बार बार रिशफल करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस मींस मायोसिस इन योर गॉनेड्स बाय डेवलपिंग क्याज़मेटा, तो हमेशा एक नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है, जिसके जरिए से मैं फिर बोल रहा हूँ हमेशा एक नवा नमूना दुनिया में तशरीफ लाता है, एक नई टाइप दुनिया में तशरीफ लाती है दैट इज मोर फिट इनटू द अपकमिंग एनवायरनमेंट। यू गॉट द पॉइंट। तो देखते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये वाले क्रोमोसोम
अपने आप को चेंज करेंगे तो क्या होगा, और अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा। ऐसा करते हैं कि आप लोगों के बुक के इमेज का सहारा लेते हैं। लुक एट दिस वेरी इमेज। इसमें भी आप लोगों को वही 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। हम इस तरह से मैंने रीड किया है इसको, राइट। ये वाले 4 क्रोमोसोम इसी फैशन में आपको दिखाए गए। लुक एट दिस। इस पर्टिकुलर डायग्राम के अपर हाफ में वो पहले वाली बात की गई है कि जो नेचर नहीं चाहती। नेचर कभी नहीं चाहती कि जैसा जेनेटिक मेकअप आपके पेरेंट्स का है 100% वैसे जेनेटिक मेकअप आपका भी हो जाए। नेचर ऐसा कभी नहीं चाहती। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे पास ये चारों के चारों क्रोमोसोम मायोसिस से गुजरने के बाद बिल्कुल कैपिटल ए कैपिटल बी, ये सेंटर से सेपरेट कर लें आप इनको। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी प्रोड्यूस होंगे। यानी कि अगर मैं इनको किसी स्पर्म की फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहाँ क्या लिखा होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। यहाँ पे क्या लिखा होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। देयर इज नो चेंज एट ऑल। और अगर मैं इससे प्रोड्यूस होने वाले एक्स की बात करूंगा तो जाहिर है एग में भी क्या लिखा होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। देयर इज नो चेंज एट ऑल। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कोई चेंज आई नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब आप अपनी बुक के अंदर की दी गई डायग्राम के लोअर हाफ को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुदरत अपने सबसे एक स्ट्रॉन्ग वेपन को यूज करती हुई नजर आ रही है। और उस वाले केस में पहले डायग्राम बनाएंगे फिर समझेंगे। लुक एट दिस। ये था मेरे पास स्टूडेंट्स एक क्रोमोसोम, समथिंग लाइक इट, और ये था उसका इनर टेट्राड, इनर व्हाट, क्रोमेटिड्स, राइट। और ये मेरे पास एक और क्रोमोसोम है और ये है उसके इनर क्रोमेटिड्स। इट इज समथिंग लाइक इट। और ये कौन से हैं मेरे पास, आउटर क्रोमेटिड्स, राइट। तो ये वो पॉइंट है, समथिंग समवेयर हियर एंड समवेयर हियर, कि जहां बेसिकली मायोसिस के एंड वाली स्टेजेस पे, आई लव टू हियर नेम फ्रॉम योर साइड कि वेदर ये काम हमारे पास डिप्लोटिड में हो रहा है या डायकिनेसिस में हो रहा है। तो ये आप पढ़िएगा बिकॉज आई वांट टू सी अ थिंकिंग एंड रीडिंग ब्रेन ऑन योर शोल्डर्स। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे क्याज़मेटा बन गया है। अब इस क्याज़मेटा में नेचर क्या कह रही है कि भाई अगर तुम शराफत से पैदा हो जाओगे तो बड़ी अच्छी बात है, वरना हम क्या करेंगे कि हम तुमको इस तरह सेंटर से कट कर देंगे, राइट। और अगर ये इस तरीके से सेंटर से कट होंगे तो लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। लुक एट दिस। यहाँ पे क्या था मेरे पास, कैपिटल ए, और यहाँ पर भी क्या था, कैपिटल बी, राइट। इस ब्लैक के ऊपर क्या प्रेजेंट था, जाहिर है कैपिटल ए, और इस ब्लैक पे प्रेजेंट था क्या, कैपिटल बी। बट लुक एट द ब्लू वन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, स्मॉल ए, राइट। और यहाँ भी क्या प्रेजेंट था मेरे पास, स्मॉल ए। यहाँ पे प्रेजेंट था मेरे पास स्मॉल बी, और यहाँ भी प्रेजेंट था स्मॉल बी। इसके रिजल्ट में, क्रॉसिंग ऑफ के रिजल्ट में, जब चीजें नॉर्मल वे में डिसोसिएट नहीं होंगी, अलग नहीं होंगी, और हम इसे काट देंगे तो क्या होगा। लुक एट दिस। अब इस क्रोमोसोम की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, बात को जरा गौर से सुनिएगा। लुक एट दिस, दिस वन कैपिटल ए कैपिटल बी। लुक एट दिस। आपने बात को जरा गौर से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक टर्निंग पॉइंट है आपकी लर्निंग में। यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है वो तो है ब्लैक, लेकिन जो इसका ऊपर वाला पार्ट है अब क्या हो गया, लुक एट दिस, उसके ऊपर ब्लू पार्ट आके अटैच हो गया। और ब्लू पार्ट पे यहाँ पे क्या लगा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए, और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल बी, राइट। और इस क्रोमोसोम के अंदर भी क्या चेंज आएगी कि इसके आउटर पार्ट में तो कोई चेंज नहीं आ रही, यहाँ पे वही स्मॉल ए स्मॉल बी है, लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट है इसमें बाहर हमें चेंज नजर आ रही है, और यहाँ एंड पे आके अटैच हो गया है ब्लैक पार्ट, दैट इज कैपिटल ए, एंड समवेयर हियर इज फॉर एग्जांपल सेम थिंग स्मॉल बी। अब अगर ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या बनाएगा, 4 किस्म के गैमेट्स बनाएगा, तो वो गैमेट्स कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल हम फादर के होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं,
तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर यानी कि अपने अपने पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम को एक्सचेंज करने के बाद क्या बनेगा मेरे पास, ये देखिए, ये वाला पार्ट अगर इस पर्टिकुलर स्पर्म में आएगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी ही रहेगा, सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। लेकिन क्या अंदर वाले पार्ट में भी यही कुछ हो रहा है? तो आंसर इज नो। यहां पे अब जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया है, राइट। और अगर मैं इन एक्स की बात करूंगा तो एग वाले केस में भी उलट हो गया है, यहां पे स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए आ गया है और आउटर साइड पे नो डिफरेंस एट ऑल, यहां पे बहरहाल स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी ही रहा है, राइट। अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि अभी भी यहाँ पे जो 50% स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं, हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो कैसे हैं? हमारे पेरेंट्स की तरह से, उन्हें हम बोलते हैं पेरेंटल डाइटाइप स्पर्म्स, राइट। लेकिन इसमें चेंज आ गई है, इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट स्पर्म। इसकी बात करूंगा तो ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट एग, और इसकी बात करूंगा तो ये कहलाएगा पेरेंटल व्हाट एग, पेरेंटल डाइटाइप या पेरेंट की तरह का एग, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो बात यहां पर ये हुई कि अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो मेरे पास ऐसे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे जो रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट हैं, जो जेनेटिकली डिफरेंट हैं फ्रॉम द स्पर्म्स एंड एग्स ऑफ द पेरेंट्स। गॉट द पॉइंट। अब सवाल ये है कि आप अगर एक्स को देखते हैं और आप अगर स्पर्म्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है, बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, अगर आप एक्स को देखेंगे और आप स्पर्म्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाले केस में यूजुअली पेरेंटल टाइप के एग्स और स्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज कि क्रॉसिंग ओवर सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में नहीं हो रहा होता। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनकी परसेंटेज क्या क्या है। तो मुझे पता चलेगा कि अबाउट 40% स्पर्म इस तरह के प्रोड्यूस हो रहे हैं और सिर्फ 10% इस तरह के स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहां पर भी रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं जस्ट 10%, और ये प्रोड्यूस हो रहे हैं मेरे पास कितने, 40%, राइट। लेकिन दिस 10% इज वेरी वाइटल, ये 10% जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर चीज को इस्तेमाल करके हम अपने क्रॉसिंग ओवर की या हम लोग अपने रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के बाद हम जीन मैपिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन मैपिंग? हम बता सकते हैं कि किसी क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन कितने फासले पर है। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए दोबारा से आप इसी इमेज को देखें। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये दोनों जीन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पर हैं। जब ये बहुत ज्यादा फासले पर होंगे तो क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहां पर एक और जीन लिख देता हूं, दैट इज समथिंग लाइक अ जीन से एच। अब ये जीन्स हैं ये एक दूसरे के बहुत पास हैं। जब एक जीन दूसरे के बहुत पास होंगे तो इनके एक दूसरे से जुदा होने का चांस कम है, राइट। तो अगर किसी जगह पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रही है या रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि जीन्स ज्यादा फासले पर है, और अगर ये पास पास हैं तो डेफिनेटली रिकॉम्बिनेंट्स कम प्रोड्यूस होंगे। तो हम रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी को देख के बता सकते हैं कि जनाब रिकॉम्बिनेंट कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जीन्स आर लाइंग वेरी क्लोज टू वन अनदर, रिकॉम्बिनेंट्स ऑफ द टू जीन्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि दे आर लाइंग एट अ फार मोर डिस्टेंस। इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की।
राइट, और उस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन क्या थी? जीन मैपिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि आप रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग करोगे टेस्ट क्रॉस। कुछ याद आया आप लोगों को? टेस्ट क्रॉस क्या था? टेस्ट क्रॉस वाज क्रॉस ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म। मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया था, और फोकस आपको एम्फेसिस किस बात पे किया था? विद इट्स होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म। बिकॉज क्या आपको पता है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं क्या कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर डोमिनेंट जीन कहाँ लोकेट कर रहा है और रिसेसिव जीन कहाँ लोकेट कर रहा है। गेट मी पॉइंट? इसी पर्टिकुलर चीज को आप लोगों की बुक ने हाईलाइट किया है कुछ ऐसे। लुक एट दिस, कि ये मेरे पास वही प्रीवियस 4 क्या है प्रोडक्ट्स हैं जो हमने लास्ट बोर्ड पे बनाई थी। तो जब मैं इसको क्रॉस कराऊंगा किस वे में? टेस्ट क्रॉस के वे में। तो मैं इसको क्रॉस कराऊंगा स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ। डेफिनेटली यही उसका होमोजाइगस रिसेसिव होगा, राइट। इसका मतलब ये होगा कि जिससे हम क्रॉस करा रहे हैं मींस होमोजाइगस रिसेसिव, से इट इज गोइंग टू मेक ओनली वन टाइप ऑफ व्हाट? एग। ऑन द अदर हैंड जो मेल है, इट हैज फॉर्म्ड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। ये हम डिस्कस अभी आप लोगों के साथ कर लिया है। गेटिंग मी पॉइंट? अब अगर ये 4 किस्म के स्पर्म सिर्फ एक ही टाइप के एग को फर्टिलाइज करेंगे, तो मेरे पास 4 किस्म की प्रोडक्ट्स बनेंगी, राइट। लुक एट दिस। अब ये 4 किस्म की प्रोडक्ट्स है, मैंने आपको अभी बोला था कि इनमें से 40% कैसे हैं? पेरेंटल टाइप ऑफ मेल। 40% कैसे हैं? पेरेंटल टाइप ऑफ फीमेल। हाँ, इसमें से 10% कैसे हैं? जो रिकॉम्बिनेंट है, और 10% कैसे हैं जो कि दूसरे टाइप के रिकॉम्बिनेंट हैं, राइट। यू कैन से कैपिटल ए स्मॉल बी, और फिर स्मॉल ए कैपिटल बी वाले। बाकी कैसे हैं? कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी वाले, राइट। अब हाउ वी कैन डिवाइज अ फॉर्मूला टू फाइंड द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर्स? तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल है। वो क्या है कि आप लिखेंगे, लुक एट दिस वेरी, यू कैन से एनिमेशन, आपको एनिमेशन में फॉर्मूला एनिमेट करवा रहे हैं हम, कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल और सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इनटू 100। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाले 10 और ये वाले 10, ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट हैं। तो 10 + 10 क्या हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली 20। तो 20 को रखूंगा मैं ऊपर, और उसको डिवाइड कर दूंगा 40 + 40 जो क्या थे? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, प्लस 20 दोज आर बेसिकली रिकॉम्बिनेंट्स। तो बन जाएगा क्या? 100। तो आंसर आ जाएगा 20/100 इज इक्वल टू 0.2। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे टोटल 2% रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब आखिरी बात कर रहे हैं आज के लेक्चर की। मैंने आपसे यही कहा था कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड किसके साथ? जीन मैप के साथ। अगर 2 जीन्स मेरे पास पास हैं, तो उनके रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि जीन्स दे आर स्टेइंग टुगेदर, उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, राइट। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात ये कर रहे थे कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विद द जीन डिस्टेंस। हमारी एग्जाम्पल में अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20 आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले 2 जीन्स मीन्स कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये आपस में कि जो डिस्टेंस अपार्ट है 20 यूनिट्स अपार्ट है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जस्ट 2 आ रही है, इसका मतलब है कि ये 2 जीन्स आपस में बहुत ज़्यादा पास है। और अगर कहीं फ्रीक्वेंसी मेरे पास 40 आ रही है किसकी? रिकॉम्बिनेंट्स की, तो इसका मतलब है कि ये 2 जीन्स आपस में और ज़्यादा दूर हैं, राइट। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हम इसकी मदद से 2 जीन्स की रिलेटिव लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाले एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स की थोड़ी सी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, और देख सकते हैं कि ये वाला ऑर्गेनिज्म फ्यूचर में किन किन डिजीज़ का खुदा ना खास्ता शिकार हो सकता है, या किन डिजीज़ से इन्हें बचाया जा सकता है, राइट।
So that's it with the application of gene linkage and crossing over. I hope कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग हमेशा बोलता हूँ कि थिंकिंग ब्रेन रखें अपने शोल्डर्स के ऊपर और जो नॉलेज भी आप यू कैन से गेन करें आप उसे अप्लाई करना सीखें, राइट? इस दुआ के साथ कि आप नॉलेज को अप्लाई करने वाला ब्रेन रखें अपने पास और हमेशा की तरह कहूँगा कि अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। जब भी नमाज़ पढ़े हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और यही नसीहत आपको करनी है कि नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिए। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।